जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और इससे पिछले सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल रीजन्स और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मेजर इंडस्ट्री है। ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनफैक्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के शुरू होने से पहले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये दोनों ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि आज की डेट में बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और आगे फ्यूचर में भी रैपिडली ग्रो करती रहेगी, उसको अपन बोल सकते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज की डेट में बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब रैपिडली ग्रो कर रही है और आगे भी ग्रो करती रहेगी। वेलनेस एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा है ये इंडस्ट्री और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। नॉलेज इंडस्ट्री, ये सारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सनराइज इंडस्ट्रीज़। बड़ी सिंपल सी बातचीत। वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को और क्या बुलाया जाता है? सनराइज इंडस्ट्री। अच्छा, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ मेजरली लोकेटेड हैं? वो कंट्रीज़ हैं जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मेजर हब्स कहाँ पर हैं? दो मेजर हब्स हैं। एक तो सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया यूएसए में सिलिकॉन वैली, और दूसरा इंडिया में बेंगलोर वाला रीजन, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का मेजर हब है। ये बात हो गई बेसिक लेवल पे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इनफैक्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, या फिर ये कहें कि इट इज़ द फीडर इंडस्ट्री। फीडर इंडस्ट्री होने का मतलब कि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करती है। इसका मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो अदर इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स के जैसे यूज़ होते हैं। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दुनिया भर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में आयरन एंड स्टील को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। अगर कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा होगा तो कम से कम उस इंडस्ट्री में जो मशीन यूज़ हो रही होगी वो तो आयरन एंड स्टील की बनी हुई होगी। मतलब दुनिया भर की जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री या फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करती है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सिस्टम सेम वही है जो बाकी इंडस्ट्रीज़ का है। सिस्टम क्या है? कुछ इसमें इनपुट लगता है, फिर कुछ प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली कुछ आउटपुट मिलता है। इनपुट क्या लगता है? इनपुट में रॉ मटेरियल लगता है। आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन रॉ मटेरियल्स हैं। लेबर लगती है। लेबर के अलावा पैसा, कैपिटल लगती है। साइट, लोकेशन इंपॉर्टेंट है और अदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर कुछ प्रोसेसेस के थ्रू आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है स्टील में। अब ये ओर क्या होता है? अपनी को ये पता है कि जब हम अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्शन करते हैं डिपॉजिट का तो वो जो डिपॉजिट होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है और इस इम्प्योर फॉर्म के डिपॉजिट को अपन बोलते हैं ओर। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर है। आयरन ओर का मतलब कि इसमें कुछ आयरन होगा, कुछ सैंड होगा, कुछ सिल्ट होगा, कुछ अदर और चीज़ें होंगी और इन सब चीज़ों से मिलके बनता है आयरन ओर। और इस आयरन ओर में से निकाला जाता है आयरन को। ये जो आयरन ओर से स्टील बनाई जाती है इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं और इन स्टेजेस में पहला स्टेज है कि रॉ मटेरियल को डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। रॉ मटेरियल का मतलब आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर में डाला जाता है। और उस हाई टेम्परेचर में स्मेल्टिंग नाम की प्रोसेस होती है। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
जैसे आयरन ओर में से आयरन को जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे स्मेल्टिंग। और ये जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इस ओर को हीट किया जा रहा है बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ओर को हीट किया जाता है बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट और फिर इस ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल, आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। जब आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो फिर इसको फर्दर रिफाइन किया जाता है और आउटपुट के तौर पर ऑब्टेन की जाती है स्टील। और ये जो स्टील है ये अदर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के जैसे यूज होती है। ये जो बातचीत हमने की प्रोसेस के बारे में, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इन दोनों डायग्राम्स में। देखो होता क्या है, 8 टन कोल, 4 टन ऑफ आयरन ओर और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन को जब मिक्स किया जाता है तो अल्टीमेटली अपने को मिलता है 1 टन ऑफ स्टील। होता क्या है, अपन 8 टन ऑफ कोल, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन और 4 टन ऑफ आयरन ओर को जब अपन मिक्स करते हैं 8:4:1 के रेशियो में अपन इनको मिक्स करते हैं और डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में हाई टेम्परेचर में, और यहाँ होती है स्मेल्टिंग वाली प्रोसेस। और फिर अल्टीमेटली अपने को मॉल्टन आयरन मिलता है और इस मॉल्टन आयरन को फर्दर रिफाइन करके अपने को मिलती है स्टील। और स्टील जो है वो बेहद टफ होती है। इनफैक्ट स्टील की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि टफ होने के साथ साथ उसे इजीली किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, काटा जा सकता है, वायर्स बनाए जा सकते हैं। स्टील की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि स्टील को अगर अदर मेटल्स के साथ में मिक्स किया जाए, जैसे थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम के साथ में मिक्स कर दिया जाए, थोड़ा बहुत इसके साथ में निकल को मिक्स कर दिया जाए, या थोड़ा बहुत इसके साथ में कॉपर को मिक्स कर दिया जाए, तो अपने को मिलती है स्पेशल अलॉय। और ये जो स्पेशल अलॉय होती है इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों मिक्स कर रहे हैं हम, इस मिक्स करने से स्टील की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी और बेहतर हो जाती हैं। जैसे स्टील थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, या थोड़ा और टफ हो जाएगा, या थोड़ा और इसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी रस्ट को रजिस्ट करने की, जंग को रजिस्ट करने की। तो स्टील की खासियत है कि टफ भी है, लेकिन इसको इजीली किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको काटा भी जा सकता है, इसके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं, और इसको अगर अदर मेटल्स के साथ में मिक्स किया जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। और ये हम जानते हैं कि स्टील इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्यों कहा जाता है, दुनिया भर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उनमें जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है वो किससे बन रही है, आयरन से बन रही है, स्टील से बन रही है। ये जितने भी शिप्स बन रहे हैं, ट्रेन्स बन रहे हैं, ट्रक्स बन रहे हैं, ऑटोज़ बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं, स्टील से बन रहे हैं। छोटी सी पेन हो, छोटी सी निडल हो, वो किससे बन रही है, स्टील से बन रही है। बड़ी से बड़ी मशीन हो, किससे बन रही है, वो स्टील से बन रही है। फार्मर्स जो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो किससे बन रही है, स्टील से बन रही है। एक लाइन में बोलें तो जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए फीडर इंडस्ट्री के तौर पे काम करती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अच्छा, फिर आगे बात की गई है लोकेशन के बारे में। 1800 AD से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर के आसपास लोकेटेड होती थी। 1800 से पहले कहाँ पे लोकेटेड होती थी, रॉ मटेरियल जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पे पावर की सप्लाई खूब हो और जहाँ पे रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो। लेकिन 1800 के बाद ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसने शिफ्ट करना शुरू कर दिया और अब ये लोकेट होने लगी कोल फील्ड्स के आसपास, कैनाल्स के आसपास और रेलवे नेटवर्क्स के आसपास। बेसिकली जब रेलवेज़ के डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई तो अब रॉ मटेरियल को लाना ले जाना इजी हो गया। पहले जब रेलवेज़ नहीं थी तो आयरन ओर को, रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में बहुत खर्चा आता था, बहुत टाइम लगता था। तो पहले जो इंडस्ट्री होती थी 1800 से पहले वो रॉ मटेरियल के आसपास वाली जगह पे होती थी, पावर सप्लाई जहाँ पे खूब होती थी वहाँ होती थी, और वाटर जहाँ पे अवेलेबल होता था वहाँ होती थी। लेकिन जब रेलवेज़ आ गई 1800 AD के बाद में तो इस इंडस्ट्री ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया और अब ये लोकेटेड होती थी वहाँ पे जहाँ पे कोल फील्ड्स इजीली अवेलेबल हैं। कोल फील्ड्स इजीली अवेलेबल हैं तो कोल मिल जाएगा ब्लास्ट फर्नेस के लिए, और साथ ही साथ पावर की भी सप्लाई इजीली मिल जाएगी। जहाँ पे कैनाल्स हैं, कैनाल से पानी मिल जाएगा, और जहाँ पे रेलवेज़ के नेटवर्क्स खूब सारे हैं ताकि आयरन ओर को, रॉ मटीरियल को ईजिली लाया जा सके। लेकिन 1950 के बाद से ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये मिलती है सी पोर्ट्स के आसपास। और सी पोर्ट्स के आसपास क्यों मिलती है, बिकॉज
1950 के आसपास ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसने बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो करने की शुरुआत करी। बहुत रैपिड पेस पे ग्रो कर रहे थे, और रैपिड पेस पे ग्रो कर रहे थे इसका सीधा सा मतलब क्या था कि इनको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, आयरन और ज़्यादा चाहिए, लाइमस्टोन ज़्यादा चाहिए, कोक ज़्यादा चाहिए, और उतना रॉ मटेरियल किसी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब उस रॉ मटेरियल को कहाँ से मंगाना पड़ेगा? बाहर से मंगाना पड़ेगा। और बाहर से मंगाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सी पोर्ट के थ्रू लेकर आओ और इंडस्ट्री को सी पोर्ट के पास में ही रखो, दूर तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर दूसरा रीज़न ये भी है कि जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको बाहर के मार्केट्स में बेचना भी चाहती हैं। अगर बेचना है तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचाओ, और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कैसे बचेगा? जब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सी पोर्ट के आसपास लोकेटेड होगी। और ये अपने को पता है कि वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो कहा क्या जा रहा है, 1800 AD से पहले ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी ये ऐसी जगहों पे लोकेटेड थी जहाँ रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, पावर की सप्लाई हो और वाटर इजीली अवेलेबल हो। 1800 के बाद ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये ऐसी जगहों पे लोकेटेड थी जहाँ पे कोल फील्ड्स हों, जहाँ पे कैनाल्स हों और जहाँ पे रेलवेज़ के नेटवर्क्स हों। लेकिन 1950 के बाद से ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सी पोर्ट्स के आसपास लोकेटेड होती है। अच्छा, इंडिया में ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसने खूब डेवलप किया है, और इसके डेवलप होने के पीछे के रीजंस क्या हैं इंडिया में? एक तो इंडिया में रॉ मटेरियल खूब अवेलेबल है, मतलब आयरन ओर हमारे यहाँ पे मिलता है, कोल हमारे यहाँ पे मिलता है, और इसके अलावा लाइमस्टोन भी हमारे यहाँ पे खूब मिलता है। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, चीप लेबर, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास में, सस्ती लेबर मिलती है हमारे यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी हमने खूब डेवलप किया है, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, तो मार्केट भी खूब लंबा चौड़ा है। अच्छा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं ये हैं मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज। अभी फिलहाल ये देख लो, हालांकि कुछ समझ में नहीं आएगा, 10th क्लास में जब अपन आएंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में। तो फिलहाल के लिए देख लो, ज़रूरत है नहीं, बाकी आगे अपन देखेंगे। अच्छा, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? एक तो है भिलाई, दूसरा है दुर्गापुर। भिलाई और दुर्गापुर दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। जगह और नाम याद रखना, आगे काम आएंगे। बर्नपुर, ये बर्नपुर नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में। जमशेदपुर और बोकारो ये दोनों ही हैं झारखंड में। जमशेदपुर और बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। और राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये नाम थोड़ा सा रजिस्टर कर लो दिमाग में, काम आते हैं आगे चल के। भिलाई और दुर्गापुर दोनों कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में है। बर्नपुर कहाँ पर है? बर्नपुर है वेस्ट बंगाल में। जमशेदपुर और बोकारो दोनों कहाँ पर है? झारखंड में। और राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मतलब जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं वो 4 स्टेट्स में। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं वो भी इन्हीं 4 स्टेट्स में लोकेटेड हैं। इसके अलावा कर्नाटका के भद्रावती और विजयनगर में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और तमिलनाडु के सलेम में भी इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं। अब आगे चैप्टर में 2 आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के बारे में बात की गई है। एक बात की गई है जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर की कहानी क्या है? 1947 से पहले हमारे कंट्री में सिर्फ एक आयरन एंड स्टील का प्लांट था, और उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। और ये प्राइवेटली ओन्ड था, सरकारी नहीं था, प्राइवेटली ओन्ड था। क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए जिनके थ्रू आयरन एंड स्टील प्लांट्स की ग्रोथ को एंश्योर किया गया। टिस्को की कहानी क्या है? टिस्को को सेटअप किया गया था 1907 में। कब स्टार्ट किया गया? 1907 में साक्षी नाम की जगह पे। साक्षी नाम की जगह पे, इसी साक्षी नाम की जगह को बाद में रीनेम किया गया और नाम रखा गया जमशेदपुर। तो ये जो जमशेदपुर वाला टिस्को है, प्लांट है टिस्को, इसको स्टार्ट किया गया 1907 में। और ये कौन से स्टेट में है? झारखंड में है। सुवर्णरेखा नदी और कारखाई नदी के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। सुवर्णरेखा नदी और कारखाई नदी जहाँ पे मिलते हैं उसके कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है टिस्को। कब सेटअप किया गया था इसको? 1907 में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? साक्षी। और ये जो जमशेदपुर है ये कहाँ, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? झारखंड में।
अच्छा, जमशेदपुर में ही क्यों लगाया गया पहला प्लांट आयरन एंड स्टील का हमारी कंट्री में? बिकॉज जमशेदपुर जो है वो आइडियल लोकेशन है। आइडियल लोकेशन क्यों है? बिकॉज इससे 32 किलोमीटर दूर कालीमती स्टेशन होता था, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे लाई करता था। मतलब रेलवे नेटवर्क था, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी। इसके अलावा आयरन और कोल और मैग्नीशियम के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो इसी स्टेट और इसके आसपास वाले स्टेट्स में ही हैं। जैसे झारखंड में खूब सारे डिपॉजिट्स हैं, खुद झारखंड में ही, फिर वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये सारे स्टेट्स आसपास हैं। मतलब रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी खूब थी। इसके अलावा कोलकाता, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट मार्केट है, बड़ा लंबा चौड़ा मार्केट हुआ करता था, वो भी झारखंड के पास में ही लोकेटेड है। तो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छी थी, रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल था, मार्केट भी इजीली अवेलेबल थी। और अगर लेबर की बात करें तो आसपास यूपी है, बिहार है, खुद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ से लेबर भी सस्ती मिल जाती थी। कोल मिल जाता था इसको झरिया कोल फील्ड से। झरिया कोल फील्ड्स कहाँ पर हैं? झारखंड में ही है। तो कोल मिल गया झरिया कोल फील्ड से। आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज वगैरह उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। कार खाई और सुवर्ण रेखा रिवर से खूब सारे पानी की सप्लाई भी मिल जाती थी। और फिर गवर्नमेंट ने भी मदद करी इसके लेटर डेवलपमेंट में। बेसिकली जमशेदपुर में ही क्यों लगाया गया टिस्को को? उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, रेलवे नेटवर्क पास में है। आयरन और कोल, मैग्नीशियम, जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए झरिया कोल फील्ड्स, उसके लिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पास में है। फिर पानी की सप्लाई दोनों रिवर से खूब मिल रही है और सरकार ने भी मदद कर दी। इसी के चलते जमशेदपुर में लगा दिया गया टिस्को को। और जब एक बार टिस्को लग गया तो आसपास और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स ने भी यहाँ पे लगने की शुरुआत कर दी। जैसे इसके आसपास केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर, इसकी भी खूब सारी इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगे हुए हैं। आयरन एंड स्टील का डेवलपमेंट पूरे कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दरवाजे को खोल देता है। बिकॉज अभी हमने पढ़ा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। जिस कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने डेवलप होने की शुरुआत कर दी, उस कंट्री की अदर इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेटिकली डेवलप होने की शुरुआत कर देती हैं। इंडिया में भी वही हुआ कि जैसे जैसे हमारे कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने डेवलप होने की शुरुआत करी, वैसे वैसे हमारी कंट्री में अदर इंडस्ट्रीज़ के भी रैपिड डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई। और ये हमने कई बार बात कर ली कि जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हैं। बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, इट इज़ द फीडर इंडस्ट्री। हमारे कंट्री में लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी हैं और छोटे छोटे मिनी स्टील मिल्स भी हैं। मतलब हर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। जमशेदपुर की कहानी क्या है एक बार और देख लेते हैं अपन ने क्या बात करी। कब सेटअप किया गया? 1907 में सेटअप किया गया। कहाँ सेटअप किया गया? झारखंड के साक्षी में। और ये जो साक्षी है इसी का नाम बदल के रखा गया जमशेदपुर। किन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है? सुवर्ण रेखा और खारखाई। कौन सी रिवर्स? सुवर्ण रेखा और खारखाई। और क्यों सेटअप किया गया जमशेदपुर में? बिकॉज रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है रेलवेज़ वगैरह का, फिर इसके अलावा पानी की सप्लाई खूब है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। ऐसा ही एक हब है, एक सेंटर है यूएस में, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को स्टील सिटी कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और सेम जमशेदपुर के जैसे पिट्सबर्ग में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को क्यों सेटअप किया गया? बिकॉज यहाँ पे भी लोकेशनल एडवांटेज है। कोल यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। इसी के पास में मिनेसोटा है, वहाँ पे आयरन माइंस हैं, तो आयरन ओर बहुत इजीली मिल जाता है। फिर इसके अलावा ये जो पिट्सबर्ग वाला रीजन है, यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स मिलती हैं और इनके नाम याद रख लो। एक है लेक सुपीरियर, दूसरी है लेक हुरोन, तीसरी है लेक ओंटारियो, चौथी है लेक मिशिगन और पांचवी है लेक एरी। ये पांचों ग्रेट लेक्स, एक तो इनकी वजह से वाटर की सप्लाई खूब मिलती है और दूसरा एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है। और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो चीप होता है, सस्ता होता है। तो ये जो ग्रेट लेक्स हैं इनकी वजह से पानी की अवेलेबिलिटी खूब है और इनकी वजह से एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वाटरवेज है। तो जो ट्रांसपोर्ट की कीमत है वो भी बेहद कम आती है। रिवर्स पानी का सप्लाई कर रही हैं, कोल इजीली अवेलेबल है ही, आयरन माइंस पास में है ही, शिपिंग नेटवर्क मिल ही गया। तो दिक्कत क्या है? पिट्सबर्ग में खूब सारी इंडस्ट्रीज लगने लगी आयरन एंड स्टील की। इनफैक्ट इन 5 ग्रेट लेक्स के अलावा इसके आसपास 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं, जैसे मोनोगाहिला, एलिगेनी रिवर और ओहायो रिवर। ये 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स भी यहीं पे हैं। तो इन रिवर्स की वजह से भी पानी की सप्लाई खूब होती है। इन रिवर्स की वजह से वाटरवेज जो है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है वो इजीली अवेलेबल है।
और क्योंकि वाटरवेज का नेटवर्क अवेलेबल है तो खूब सारा फिनिश्ड स्टील जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। क्योंकि लोकेशनल एडवांटेज है, इतने सारे फैक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, इसीलिए पिट्सबर्ग वाले रीजन में भी खूब सारी स्टील की फैक्ट्रीज लगी। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। पिट्सबर्ग की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, बस एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो कि यूएसए में पिट्सबर्ग इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी। जमशेदपुर का थोड़ा बहुत याद रख लेना, कब लगाया गया, 1907 में लगाया गया। और जमशेदपुर का पहले नाम क्या होता था, साक्षी होता था। और ये कहाँ पर है, झारखंड में। पूरा नाम क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। और बाकी इससे ऊपर अपन ने जो भी बातचीत करी उसमें बेसिक चीज़ें याद रखो। एक तो ये कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है, वो फीडर इंडस्ट्री है, वो बेसिक इंडस्ट्री है। फिर ये याद रख लो कि आयरन और कोल और लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली अपने को क्या मिलती है, स्टील मिलती है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।